टैक्स फाइलिंग का सीजन चल रहा है तो ऐसे में लोगों के मन में तमाम तरह की उलझनें रहती है कि टैक्स फाइलिंग कब करें, क्या करें, कैसे अपने टैक्स को बचाएं। इन तमाम उलझनों को दूर करने के लिए हमारे साथ जाने माने टैक्स प्लानर, टैक्स एक्सपर्ट सुधीर कौशिक जी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर सर, आपने वक्त निकाला, धन्यवाद। नमस्कार आपको सर। धन्यवाद विश्व मोहन। धन्यवाद, आपने सही समय पर बुलाया है। बिल्कुल सही सर, थैंक यू सो मच सर, आपने वक्त दिया। इतनी व्यस्तता होगी, आजकल टैक्स फाइलिंग का सीजन चल रहा है। सर सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा, 30 जून तक टैक्स फाइलिंग के फायदे क्या है? अर्ली टैक्स फाइलिंग से क्या फायदा हो सकता है? लोगों को है 31 जुलाई थोड़ा आराम से काम करने की हमें आदत है। एक थोड़ा होता है ना कि अभी कर लेंगे, अभी तो कई दिन है, तो ज्यादातर लोग ऐसा कर सकते हैं। मतलब कोई दिक्कत नहीं है, 31 जुलाई तक खतरा नहीं है उनके लिए कोई। लेकिन कुछ विशेष व्यक्ति हैं, जो कुछ टैक्स पेयर्स हैं, उनको ध्यान रखना है। जैसे कि मेरे को जॉब चेंज किया है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, जो हमारा अभी पीछे गया है 25-26 फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से, और उसके बीच में 31 मार्च 2026 के बीच में जिन्होंने जॉब चेंज किया है, वो लोग बहुत गलती से ऐसा महसूस करते हैं कि मुझे कोई और टैक्स नहीं देना है, मेरे एम्प्लॉयर ने टैक्स काट लिया है। और कई बार वो दोनों की जब वो इनकम कंबाइंड होती है, तो वो 12 लाख की लिमिट से ऊपर चली जाती है। तो आपने 5 लाख एक जगह से लिया, 8 लाख एक जगह से लिया, तो वो सारा का सारा खेल बिगड़ जाता है। 60,000 की रिबेट जो है वो भी चली जाती है। और वो सरप्राइज अगर आपको 31 जुलाई को मिलेगा, तो कभी कभी पैसा ही नहीं होता देने के लिए, तो 5,000 की पेनल्टी भी आ जाती है फिर लेट फाइलिंग की। तो एक तो वो चेक कर लें जिन्होंने जॉब चेंज किया है। दूसरा, जिन लोगों के पास कोई एडिशनल इनकम है, जैसे मेरे पास एफडीज हैं, फादर की थी, मेरी थी, या हमारे पास कई बार दूसरी रेंटल इनकम है या डिविडेंड इनकम है, मैं बाहर नौकरी करता था, अब इंडिया आ गया हूं, तो उस तरह की इनकम, क्योंकि सैलरी पे तो टैक्स कट रहा है लेकिन उन इनकम पे टीडीएस नहीं कट रहा है, और फिर वो स्लैब चेंज हो जाते हैं। स्लैब चेंज होते हैं, फिर उसके ऊपर एडवांस टैक्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो भी ब्याज बनता है। तो ये जो इंटरेस्ट है, अगर मैं देखूंगा तो ऐसी गलतियों की वजह से, ऐसी मतलब जिसने नहीं ध्यान दिया, वो ऐसा होगा कि 1 महीने का और लग जाएगा जुलाई का। अगर मैंने 30 जून तक फाइल कर दी, तो कम से कम मेरा इस महीने तक का तो ब्याज देना ही पड़ेगा। इससे पहले तो आपने करना था तो अपना दिसंबर में देते या जनवरी में देते, फरवरी मार्च में। अभी भी नहीं दिया तो आप जुलाई का ब्याज बचा सकते हो 1 महीने का कम से कम। दूसरा, लास्ट मिनट पे कहीं ना कहीं प्राइसिंग, आजकल अगर आप ऑनलाइन पोर्टल पे भी देखोगे तो एक ट्रेंड आ गया है कि लास्ट डेज में हम प्राइसेस थोड़ा सा बढ़ा देते हैं रश की वजह से, तो आपकी फीस भी बढ़ जाती है, जल्दबाजी में कोई इनकम छूट भी सकती है। तो मैं तो कहूंगा कि आपके पास होते हैं ना, जितनी जल्दी करोगे उतना ही अच्छा है। और फाइनेंशियल पैसा कमाने के बाद इस तरह के फाइनेंशियल लॉस ना वैसे ही दिल को चुभने वाले हो जाते हैं थोड़े। बिल्कुल सही बात है कि एक बार जब वो आ गया, जो आपके पास आ गया, फिर वहां से पे करना, आपको भले ही कितना भी कट जाए तो उस कटौती पे उतनी तकलीफ नहीं होती। जो आए हुए इनकम में से अगर दोबारा देना पड़े ना, तो वो 5,000 रुपये भी भारी लगता है। भले ही 50,000 रुपये टैक्स आप दे रहे हो, ऑफिस से कट पा रहे हो, वो भारी नहीं दिखती है। अच्छे अच्छे बड़े बड़े जो टैक्स पेयर्स हैं, जिनकी इनकम लाखों करोड़ों में है, कई बार उनको भी ये झटका जो जोर से ही लगता है। हाँ, बिल्कुल, ये बात बहुत आपने सही कही। और दो चीज़ें आप बचा सकते हैं जल्दी फाइलिंग से। एक तो कंसल्टिंग फीस भी जो आप देंगे वो भी आपका कम हो जाएगा, क्योंकि आप उस समय उनके पास टाइम होता है, वक्त होता है, आप बेहतर तरीके से फाइलिंग ही कर पाएंगे। और इंटरेस्ट जो भरना पड़ेगा उससे भी आप बच सकते हैं। सर बहुत सारे लोगों के आजकल ना डबल इनकम, ट्रिपल इनकम होते हैं। मैं इंटरेस्ट इनकम या शेयर से इनकम नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग कंसल्टिंग बिजनेसेस भी करते हैं, फ्रीलांस भी काम करते हैं, रेगुलर इनकम के बाद भी, रेगुलर जॉब के बाद भी। उन लोगों को कितना सावधान रहने की ज़रूरत है? वो अपनी इनकम को कहाँ कहाँ कैसे दिखा सकते हैं सर? देखो, पहले क्या होता था, रिटर्न फाइलिंग में मेरे को जितनी इन्फॉर्मेशन है उतनी डाल दी बस मैंने। फॉर्म 16 भी कई बार तो ऐसा माना जाता था कि एम्प्लॉयर ने टैक्स काट लिया, मैं क्यों फाइल करूं, और वो इस तरह की भ्रांति थी। लेकिन धीरे धीरे सेविंग इंटरेस्ट नहीं दिखाना, वो तो टैक्सेबल नहीं है। ऐसे ऐसे करते करते एफडीज का अलग अलग ब्रांचेस में, तो एक ब्रांच का दिखा दिया, दो का नहीं दिखाया। अब लोगों को ये ध्यान रखना है कि हमारी पैसे की कुंडली, जन्म कुंडली तो हमारी पंडित जी के पास होगी, पैसे की कुंडली जो है वो इनकम टैक्स के पास है। जितना आपको पता है उससे ज्यादा उनको पता है आपकी कहाँ ट्रांजेक्शन है। हर जगह पैन नंबर है, आपने कौन सी गाड़ी खरीदी है, कौन सी, अब जहां पर पैन नंबर दे रहे हो तो समझ लो ट्रांजेक्शन वहां जा रही है। आपका हर बैंक अकाउंट जो है इनकम टैक्स के नजर में है। और नजर का मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि कभी देख लेंगे, हर समय देख रहे हैं, क्योंकि अब एआई का जमाना है। वो ऑलरेडी एकदम फेच करता रहता है और वो ट्रिगर करता रहता है, जिसे इनसाइट प्रोग्राम कहते हैं। और वो देख रहा है कि आप कहाँ ट्रैवल कर रहे हो सोशल मीडिया पर, आपने किस तरह की घड़ी पहनी है,
किस तरह का आप लोकेशन पर हो और कितने लोग आपके साथ हैं, क्या वो कमाने वाले हैं, बच्चे हैं, तो वो अंदाजा लगा लेता है कि आपकी इनकम कितनी है और एक्सपेंसेस कितने हैं। अभी इस तरह की कार्रवाई भी होने लगी है कि उसको इनकम और हम एसेट से मैच करें। होता ना, जैसे आप पॉलिटिशियंस का सुनते थे कि अपनी आय से ज्यादा संपत्ति पाए जाने के कारण उनको केस कर दिया गया है, तो अभी आम आदमी की बारी आनी है। आम मतलब वो जो एक्चुअली खास हैं पर उन्होंने अपनी इनकम को छुपाया हुआ है, तो ऐसी भी कार्रवाई चल रही है। ऐसे में जिनकी इनकम फ्रीलांस की भी है और कई बार ज्यादा है, सोशल मीडिया पर लोगों के पास अच्छे खच्चे वो हो जाते हैं, कई बार कहते हैं ना व्यूज वगैरह, फिर उनको यूट्यूब से या किसी और चीज से भी आ जाती है। कुछ लोग बहुत पॉपुलर भी हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि यहाँ पे मेरा टैक्स कट गया है, ये तो दिखानी नहीं है। आपका टैक्स स्लैब चेंज हो जाता है। अगर आप सैलरी भी हो और दूसरी इनकम भी करते हो तो टैक्स स्लैब को भी देखना होता है। फिर लेट डिपॉजिट करते हो तो उसका ब्याज भी होता है। तो इनकम में सारी इनकम आनी है। सैलरी में जो सिर्फ सैलरी की डिडक्शन या एग्जाम्पशन है वो एम्प्लॉयर दे सकता है, जो जो दे सकता है। लेकिन बाकी अगर मेरी बिजनेस इनकम ज्यादा है तो फिर मैं सैलरी की रिटर्न भी नहीं भर सकता हूं। कई बार लोगों को लगता है नहीं सैलरी वाली में आईटीआर 1 में दिखा दो अदर इनकम, वो आईटीआर ही डिफेक्टिव हो जाएगी। फिर से जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि ओल्ड रिजीम के सारे उसके फैसले जो थे गलत चले जाते हैं, न्यू रिजीम में ही आएगा वो फिर बाद में जब सरकार देखेगी, और फिर सारी उसकी जो मेहनत है, इन्वेस्टमेंट है, उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो अदर इनकम में आपकी ब्याज की इनकम हो, आपकी रेंटल इनकम हो, आपके कोई फॉरेन शेयर्स हो, तो खास तौर पर डिविडेंड इनकम सबसे ज्यादा गलतफहमी लोगों को एक तो वो हो रही है, उसका मानते ही नहीं है कि वहां कोई इनकम है, क्योंकि वो शेयर्स वहां पर री इन्वेस्ट हो रहे हैं, तो वो भूल चुके हैं। क्योंकि वहां चाहे करोड़ के हो जाए उनके, लाख के, तो दे आर नॉट गेटिंग एनी मनी हेयर। तो उनका एजम्पशन क्या है कि मेरी तो कोई और इनकम ही नहीं है, मेरी तो इंडिया में ये इनकम है, इस पर टैक्स कट गया है। बट अगर हमें कभी स्टेटमेंट दिखाते हैं तो एक्चुअली इंटरेस्ट डिविडेंड री इन्वेस्ट हो रहा है, तो डिविडेंड मिला है तो टैक्सेबल है, चाहे आपके अकाउंट में नहीं आया। दूसरा, जो म्यूचुअल फंड जो स्विच करते हैं, एसटीपी और ये सब करते हैं, इन लोगों को लगता है मैंने बेचा तो है ही नहीं, मैंने तो सिर्फ म्यूचुअल फंड से म्यूचुअल फंड में रखा है, वहां पर भी कैपिटल गेन है। और अगर वो शॉर्ट टर्म है तो वो तो इमीडिएटली टैक्सेबल है, और लॉन्ग टर्म है तो 1.25 लाख के बाद जो है वो भी टैक्सेबल है। इस तरह की अपनी एजम्पशंस पे ना रहें। अगर आपके एआईएस और टीआईएस से रिकंसिलेशन, ये पहले तो आप छोड़ सकते थे, अब नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अगर उसमें मिसमैच 10 रुपए से ज्यादा का है ना, आपको नोटिस आएगा। अब वो सिस्टम आता है। पहले तो कोई ऑफिसर भूल सकता था कि अभी मैंने 100 फाइलों में से 50 नहीं देखी, अब तो मशीन है, अब उसके ऊपर एआई है, तो वो आपको नोटिस भेज देगी जितना भी डिफरेंस जो जो आपने रिकंसाइल नहीं किया होगा। तो पहले सारी इनकम नहीं दिखाई, कुछ डिडक्शन नहीं दिखाई, ऐसा नहीं, अब आपको मैच करनी है। इसको हम बोलते हैं रिकंसिलेशन एक्सरसाइज विद आपका आईटीआर, टीडीएस, एआईएस। वहां पर जो आपकी सारी एकदम ट्रांजेक्शन है वो मैच होनी चाहिए, नहीं तो आप उसको ठीक करो, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में जो आपका डाटा वहां रखा है, आप जैसे ही रिटर्न फाइल करोगे वो आपकी या तो डिफेक्टिव हो सकती है या वो नोटिस के लायक हो सकती है, क्योंकि आपने मैच नहीं की। तो मैच करना जरूरी है, बहुत जरूरी है। ये बहुत अहम बात आपने कही है कि 26 एएस, एआईएस, फॉर्म 16 सबका मिलान जरूरी है। इसके अलावा भी कोई इनकम अगर आप जानते हैं लेकिन उसमें अगर वहां पर रिपोर्टिंग नहीं हो पाई है, तो क्या आपको ये आपकी जिम्मेदारी है कि ये दिखाना, बताना, अदरवाइज उसके बाद भी नोटिस आने के चांसेस है 26 एएस, एआईएस और फॉर्म 16 के बियॉन्ड भी? ऐसा होता है कि कई बार चीजें ना अपडेट होने में टाइम लगता है, क्योंकि ये बैंक से इंफॉर्मेशन आ रही है, रजिस्ट्रार से आ रही है, तो कई बार उनकी तरफ से भी एरर आ सकती है, क्योंकि आप हजारों जगह से, अब जीएसटी से भी आजकल इंफॉर्मेशन आती है कितनी टर्नओवर है इसकी, तो उतनी इंफॉर्मेशन में कभी कभी मशीन भी थोड़ा सा बग्स कहते हैं इसको, हम एरर कहते हैं, कर सकती है। और वो बाद में जब ठीक करेगा तब तो नोटिस भेजेगा ना, वो ये थोड़ी कहेगा उस समय नहीं दिखाया था। तो आपको तो पता है आपकी इनकम है, तो बेसिकली अपनी बैंक स्टेटमेंट में झांक लें कहाँ कहाँ से पैसा आया है, और उसको अच्छे से, नहीं तो किसी एक्सपर्ट को दिखाएं। अब उसको कई बार क्या होता है, मैंने 2000 बचा लिए पर मैंने 20,000 का चूना लगा लिया, वो आएगा समय, और वो उस समय आएगा जब आपका पार्टी चल रही होगी घर में या कहीं घूमने गए होगे, तब वो नोटिस आता है। तब ऐसे में बड़ा पिंच करता है कि यार आज एक तो लॉस हो गया और ऊपर से मैं बिजी भी बहुत हूँ। तो आपको जरूरी है कि किसी की हेल्प भी लेना कोई इतनी गलत बात नहीं है। यहाँ पे इंडिया में बहुत सारे सीए और एडवोकेट्स इन्हीं दिनों का इंतजार करते हैं, तो कोशिश करें कि एक्सपर्ट की राय ले लें जहां पर डाउट है कि ये इनकम दिखानी है नहीं दिखानी है।
ओके, बिल्कुल सही बात है। शुरुआत में बहुत छोटे से खर्च लगेंगे, वही खर्च आपके पूरे मूड को स्पॉइल कर सकता है। कहीं छुट्टी मना रहे हैं, कहीं कोई और कार्यक्रम में हैं और इस तरह के नोटिसेस आ जाए तो फिर आपकी एनर्जी कहीं और शिफ्ट हो जाएगी। तो इन सब का ध्यान आपको देना पड़ेगा। सर, ओल्ड टैक्स और न्यू टैक्स को लेकर लोगों के मन में कन्फ्यूजन रहता है, क्या चुनाव करें क्या नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पुराने इन्वेस्टमेंट है जो एटीसी के अंदर आते हैं, हाउसिंग लोन है, इंटरेस्ट जैसे डिडक्शंस हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अपना घर भी है लेकिन दूर घर है तो ऑफिस के आसपास घर लेके रेंटल भी दिखा रहे हैं। तो ऐसे में कैसे चुनाव करें कि मेरे लिए ओल्ड टैक्स रिजीम बेहतर होगा या न्यू टैक्स रिजीम बेहतर होगा? जो टैक्स बचाना चाहते हैं, देखो एक तो लोग हैं बस लिप मूवमेंट करते हैं, वो चाहने का मतलब प्यार, सच्चा प्यार, लैला मजनू वाला जैसे कहते हैं ना, तो अपने पैसे को वो वाला प्यार कि जान दे दूंगा मेरा पैसा नहीं जाने दूंगा, मगर लीगली बचाना। तो अपने पैसे को जो प्यार कर रहे हैं उनके लिए तो ओल्ड टैक्स रिजीम 12 लाख के बाद जरूर चेक करना चाहिए। और उसमें जो जो दी गई हैं चीजें, जो जो आप कोशिश करो कि कैसे लेना है, क्योंकि आपको अपना बिहेवियर चेंज करना है, लॉ ऑफ चेंज नहीं होगा। तो हमने देखा है कि 25 लाख तक जीरो टैक्स हो जाता है अगर आप ठीक से प्लानिंग करके चलें। अब आप सेविंग भी नहीं करोगे, मैं ये भी नहीं करूंगा, मैं वो भी नहीं करूंगा, तो वो तो फिर आप मेहनत करके पैसा कमा रहे हो और मोदी जी की या सरकार की जेब भर रहे हो। वो भी आपकी अच्छी बात है, क्योंकि गवर्नमेंट को तो पैसा चाहिए, रेवेन्यू चाहिए। आप मत बचाओ अपना घर के लिए। अगर आप बचाते हो तो वो सारा का सारा पैसा आपके पैन नंबर के साथ सेविंग अकाउंट में जाता है, किसी भी, चाहे वो पीएफ में जाए, चाहे वो एनपीएस में जाए, या आप घर खरीदो, वो इन्वेस्टमेंट आपको वापस मिलती है। लेकिन टैक्स जो चला गया वो जीरो आपको मिलेगा, उसके बदले कुछ नहीं है। तो टैक्स के बदले कुछ नहीं है, लेकिन टैक्स को बदल दिया आपने इन्वेस्टमेंट में, तो आपकी लाइफ बदल जाती है। उसको हम बोलते हैं टैक्स टू वेलनेस। आप अपनी जिंदगी बेहतर कर सकते हो। जिसने मेडिकल इंश्योरेंस गलती से कम ले लिया, जबकि छूट मिलती है 75,000 तक की, 25,000 अपनी और 50,000 फादर की, अब वो न्यू रिजिम में तो नहीं है, और मेडिकल तो सभी की जरूरत है। लेकिन कई बार लोग आलस कर जाते हैं कि यार 2-4 हजार का ले भी लिया तो सिंबॉलिक इंश्योरेंस लिया। अब जब 10 लाख का या 20 लाख का आता है कभी कोई, और आता है, जिसको लगता है नहीं है, वो अस्पताल में जाके ये पूछे कि ज्यादा बिल, आप छोटा मोटा मत पूछो, क्योंकि आप भी ज्यादा वाले में आ सकते हो। क्योंकि आप कवर करना है तो मुझे हायर वैल्यू को कवर करना है, रिस्क तो वही है। 50,000 लाख तो हम किसी से मांग के भी काम चला लेंगे। तो जो रिस्क है, उसके बाद मैंने देखा है लोगों की नौकरी चली गई क्योंकि बीमार हो गए, खुद ही एक्सीडेंट हो गया, तो डबल नुकसान हुआ, लोगों से पैसा लिया या प्रॉपर्टी बेची, जबकि वो मेरे को डिडक्शन मिल सकती थी। तो अपनी जिंदगी की, जिसे कहते हैं ना फाइनेंशियल वेलनेस, वो इंश्योर होती है इन डिडक्शन से। ऐसे ही मैंने घर बनाया, उसके बदले में टैक्स देता जा रहा हूं, तो मेरे को टैक्स के बदले तो कोई घर मिलेगा नहीं। और घर जो है मुझे रिटायरमेंट पे भी मिल जाए, तब भी मैं उसके अगेंस्ट में एक रेंटल इनकम कर सकता हूं, मैं उसको बेच करके अपने बच्चों की शादी या एजुकेशन में काम आ सकता है। तो मैंने पूरी जिंदगी कंपलसरी इन्वेस्टमेंट की है, जिसे आदत कहते हैं ना, बन जाती है यार, तो 25,000 की ईएमआई देनी है। तो दैट मेक्स अ काइंड ऑफ अ डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट। आपका चूक नहीं होती उसमें। नहीं तो आप हर महीने कर दूंगा, एफडी करा लूंगा, वो कर दूंगा। यहाँ तो आपका कंपलसरी इन्वेस्टमेंट जो है, इसको मैं इसलिए इंसिस्ट करता हूँ क्योंकि अलग से डिडक्शन है। चाहे आपका एम्प्लॉयर दे रहा है, नहीं दे रहा है, न्यू रिजीम है, ओल्ड रिजीम है, आपको रेंटेड हाउस है, तो वो डिडक्शन हर सूरत में मिल रही है और 60 साल तक मिलती है। आप एफडी में पैसा रखते हो, वहां अपने 6% 7% का ब्याज मिलता है, और उस पर 30% टैक्स दे देते हो, तो 5% मिला आपके हाथ में लगभग लगभग। जबकि आपको होम लोन लेते हो 8-9% पे आएगा, तो 5-6% पे आपकी कॉस्ट आती है। और अगर आपने अपनी पैसे को प्रॉपर्टी में लिया तो 10% के करीब, वो 12% के करीब एप्रिसिएशन देता है। 20 साल की बात कर रहा हूं मैं, किसी 1-2 साल में ऊपर नीचे हो सकता है। तो 10 से 12 के बीच में रहती है रिटर्न। अब 12% के अगर मुझे मिल रही है और 6% कॉस्ट है, क्योंकि मेरी आफ्टर टैक्स, तो मेरे पास 6% का आर्बिट्रेज बोलते हैं इसको, एक सीधा सीधा मौका है अपने एसेट बढ़ाने का, कि मैंने 6% पे पैसा उठाया है और मैंने 12% पे लगाया, और मेरा सिर्फ 20% लगता है, क्योंकि बाकी 80% लोन है और डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट है। अब वो करना नहीं है। अब लोग बोलते नहीं, मैं तो किराए के घर में रह नहीं सकता। भाई किराए के घर में रहोगे तो एचआरए आपका जो है वो 30% जो है वो भी छूट मिलेगी। लेकिन लोगों के इमोशंस ज्यादा, फाइनेंशियली बिहेवियर जो है वो ठीक नहीं है। मैं ये कहूंगा कि मेहनत करके 12 घंटे और कमाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो पैसा हाथ से जा रहा है उसके लिए वो अपने आप को बदलना नहीं चाहते।
ओके सर, अगर ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या क्या उपाय अभी भी बचे हुए हैं आपको लग रहा है? जैसे आपने कहा कि 25 लाख रुपए तक की भी सीटीसी वाले भी बिना टैक्स पे भी बच सकते हैं, तो क्या क्या तरीके हैं जिससे वो बचा सकते हैं? हालांकि आपने कुछ हद तक बता भी दिया है, एक बार उनके लिए फिर से बता दीजिए ब्रेकअप देकर। एचआरए एक है, वो ज्यादातर एम्प्लॉयर देते भी हैं और आप ले भी सकते हो और लेना चाहिए, क्योंकि तभी बनता है। और आपका घर जो मैं जो बता रहा हूँ, और फिर एक घर किराए पे दे दो नया खरीद के, मैं घर खरीदने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अपने घर को किराए पे रखो और दूसरे के घर में रहो, तो उससे आपको एचआरए का बेनिफिट भी मिलता है और उधर होम लोन इंटरेस्ट का भी मिलता है। सिर्फ ये करना है कि आप रहो वहां पर जहां पर आपका ऑफिस है पास में, ताकि आपका पेट्रोल वगैरह समय सब बच जाए। और घर खरीदो दूसरी सिटी में, जैसे मान लो मैं दिल्ली में रहता हूँ और मैंने इन्वेस्टमेंट गुड़गांव में या नोएडा में की है, तो उससे मेरा पूरी प्लानिंग हो गई है, तो मुझे रेंटल इनकम नोएडा के घर से आ रही है और मेरी ईएमआई में भी बहुत सपोर्ट हो जाती है। 4 या 5 साल बाद ऐसा होता है कि ईएमआई रेंटल से ही चली जाती है, तो मेरा 4-5 साल शुरू के दुखदाई होते हैं, थोड़ी सी तकलीफ वाले होते हैं, लेकिन उसके बाद मेरी ईएमआई आती है और ये घर जो है 3 गुना खरीदना होता है, जितनी भी सीटीसी है उसके 3 गुना। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, उससे ज्यादा खरीदोगे तो तंग हो जाओगे, हाथ एकदम बाकी खर्चे नहीं कर पाओगे। और अगर उससे कम खरीदते हो तो आपने ऑप्टिमाइज नहीं किया अपनी इनकम को, अपनी एज को। जब हम जवान हैं, थोड़े से कुछ हैं, तो हमारे को 30 साल का 25 साल का लोन मिलता है। तो होम सबसे बड़ा टैक्स सेवर है, अगर आप घर किराए पे रहते हैं और किराए पे देते भी हैं, तो ये सबसे बड़ा टैक्स सेवर है ओल्ड रिजीम में। क्योंकि न्यू रिजीम में आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड पे छूट नहीं मिलती है, पर अगर आप अपने घर में भी रहना चाहते हो तब भी लोन लेकर के रहें, अपने घर के लिए भी पैसा अपना ना लगाएं, मेरी ऐसी सलाह है, क्योंकि आपको टैक्स छूट मिलती है। कोई भी क्यों छोड़ना है, जो मिल रहा है उसको ले लेना चाहिए। फिर उसके बाद एलटीए होता है, अगर मैं परिवार के साथ इंडिया में कहीं जाना ही चाहिए, मतलब जब पैसा है तो उसको इस्तेमाल घर के साथ ही करें, तो एलटीए की भी एक छूट है जो लेनी चाहिए। उसके लिए आपको ट्रेन की या उसकी जो हवाई जहाज की टिकट है इकोनॉमी क्लास, वो अलाउड होती है। और उसके बाद आपका ये तो एग्जेम्पशंस बोलते हैं इसको हम, कि एग्जेम्पशन बिल दे करके, रेंट रिसीट दे करके मिलती है, तो ये एग्जेम्पशन है। इसके अलावा परक्विजिट्स होते हैं जिनको हम कहते हैं कार लीज, ड्राइवर और पेट्रोल, जो भी हमारे को ओल्ड रिजीम में पर्सनल या मैं ऑफिस पर्पज से कार यूज कर रहा हूँ, पूरा पूरा अलाउड होता है। अगर मैंने 50,000 रुपए की ईएमआई भी जा रही है मेरी कार लीज की जैसे, तो वो मेरी सिर्फ 7,000 रुपए तक की टैक्सेबल है, बाकी सारा एग्जाम्प्ट है। ऐसे ही ड्राइवर का सिर्फ 3,000 रुपए टैक्सेबल है, अगर मैं 25,000 रुपए दे रहा हूं तो 22,000 नॉन टैक्सेबल है। इसी तरह पेट्रोल है, तो जो आपका ओल्ड रिजीम है उसके अंदर पर्सनल और ऑफिस यूज, ये अच्छी चीज है। न्यू रिजीम में भी अलाउड है, लेकिन सिर्फ ऑफिस यूज, उसमें पर्सनल यूज अलाउड नहीं है, उसके लिए आपको लॉग बुक बनानी पड़ती है, इसलिए हम ओल्ड रिजीम कहते हैं। फिर आपके पास मील आ गया, मील जो है वो 1,25,000 रुपए के करीब आपको, अगर 6 दिन काम होता है, नहीं तो 1,05,000 साल का, वो टैक्स फ्री है आपके पास। ये परक्विजिट हमारी कंपनी जैसे जैगल ही है जो टैक्स पैनल जिनका हिस्सा है, वहां पर हम वैलेट के थ्रू मैनेज करते हैं, तो एम्प्लॉय को कन्वीनियंस है, जहां चाहे वो उसको जोमेटो पे या स्विगी पर स्वाइप कर सकता है, या किसी रेस्टोरेंट में, हल्दीराम में, और उसको 30% खाना सस्ता पड़ा क्योंकि वो टैक्स बच गया। ऐसे ही मील के साथ साथ बुक्स एंड पीरियडिकल्स है, लर्निंग एंड डेवलपमेंट है। मैं कुछ सीखना चाहता हूँ एआई की अपने प्रोफेशन को आगे करने के लिए, तो मेरी सैलरी का कुछ पार्ट मैं कि भाई इस पे खर्च करूंगा, तो मुझे उस पे ही मिल जाएगा छूट। इसी तरह से मेरे पास गिफ्ट की है, 15,000 का कंपनी मुझे गिफ्ट देती है, उस पर कोई टैक्स नहीं है, लेकिन मैं उसको कैश विड्रॉ नहीं कर सकता। एक ही कंडीशन है, मैं किसी अमेजोन पे या कहीं ऑनलाइन स्पेंड कर सकता हूँ, कैश विड्रॉल अलाउड नहीं। तो ये जो परक्विजिट है, ये लगभग लगभग 25% आपकी सैलरी का, सीटीसी का, आपका पूरा पूरा एग्जाम्पशन में चला जाता है। बाकी एचआरए वगैरह जो होता है 20-25% वहां चला जाता है, तो 40-50% जो आपका नॉन टैक्सेबल हो गया। तो आपकी जो अगर 25 लाख में से देखो तो 12 लाख आप ऐसे कर देते हो। और इसके अलावा एक और एजुकेशन लोन होता है जो बच्चों के लिए, जिनके बच्चे पढ़ते हैं और बाहर जाते हैं, तो जैसे मेरे बेटे बाहर गया तो उसके लिए तो मुझे ज्यादा लोन का इंटरेस्ट देना पड़ा। तो मेरे पास अपने पास पैसा था म्यूचुअल फंड में, लेकिन मैंने अपना यूज नहीं किया। आई यूज बैंक लोन टू सेव टैक्स ऑन इंटरेस्ट एंड गिव माय चिल्ड्रन एन ऑप्शन टू पे ईएमआई, ताकि वो फाइनेंशियल प्रूडेंस उनको भी आ जाए कि पैसा कितनी मेहनत से कमाया है मैंने। तो बच्चों ने ईएमआई पे की, मैंने सिर्फ इंटरेस्ट पे किया, तो प्रिंसिपल बच्चों ने पे किया मेरे दोनों। तो मेरा कहने का मतलब वो इंटरेस्ट डिडक्शन भी मिलती है और वो अनलिमिटेड है। अगर मैंने 1 करोड़ का लोन लिया, मेरा 10 लाख का ब्याज है साल का, तो मेरी एकदम इनकम कम हो जाती है और मैं अच्छे कॉलेज में पढ़ा सकता हूँ, फॉरेन में भी पढ़ा सकता हूँ। तो ये भी ओल्ड रिजीम में, न्यू रिजीम में नहीं है। तो हम इसलिए ओल्ड रिजीम ज्यादा कहते हैं, अपनी सिचुएशन के हिसाब से देख लो। और फिर इसके बाद जो बच जाती है
एटीसी एट जो हमारी एक कॉमन है और एक एनपीएस है, वो दोनों में है। एनपीएस एम्प्लॉयर वाला जो है दोनों में है, और एटीसीसीडी जो सिर्फ एम्प्लॉय कर सकता है वो भी ओल्ड रिजिम में ही है। तो ये डिडक्शंस इस तरह की हैं। इसके अलावा हम कहते हैं कि आप नॉन टैक्सेबल इनकम में भी पैसा लगाओ, जैसे म्यूचुअल फंड है, अगर आप बेचते नहीं हो तो आपको टैक्स नहीं लग रहा है। एफडी में आप बेच नहीं रहे हो, ट्रांसफर नहीं कर रहे हो, फिर भी टैक्स लगता है। तो म्यूचुअल फंड में पैसा रखने का फायदा ये है कि मुझे टैक्स फ्री इनकम, पीपीएफ वगैरह है वहां रख लो, तो आपकी टैक्सेबल इनकम भी हटाओ ताकि वो टैक्स बने ही ना, सेविंग्स करने की जरूरत ना पड़े। जैसे जो सीनियर सिटीजन हैं उनको मैं कह रहा हूँ कि वो, क्योंकि थोड़ा डरते हैं, पर म्यूचुअल फंड इतना भी डरने वाला नहीं है। अगर आप सेफ फंड्स में लगाते हो, मल्टी एसेट्स हैं और डेट फंड भी होते हैं, और उनमें क्या है कि आपको रेगुलर टीडीएस तो नहीं जा रहा ना। अब आप 20 लाख रुपए की एफडी रख के बैठे हो, उस पर तो टैक्स लगेगा। तो वो थोड़ा सा कई बार देखना होता है केस टू केस कि किसको ओल्ड रिजिम, किसको न्यू रिजिम बनती है, और उसके हिसाब से भी है। ओके अगर सर। 12 लाख से कम है तो न्यू रिजिम बेझिझक ले लें। ओके सर, एक सवाल, आखिरी सवाल मैं आपसे ये लेना चाह रहा था कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको कंसल्टिंग का काम करते हैं या फ्रीलांस का काम करते हैं, तो उनको जो इनकम मिलती है, तो बहुत सारी जो छोटी संस्थाएं होती है वो आमतौर पर उनको टीडीएस भी काट के नहीं देती है। ऐसे में उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है कि हर क्वार्टर में वो अपना टीडीएस खुद से जाके भर सकते हैं क्या? उसके लिए क्या करे वो टीडीएस नहीं होता, उसको हम एडवांस टैक्स कहते हैं। तो 10,000 से ऊपर अगर मेरी इनकम है साल में, जिसमें मुझे लगता है कि टैक्स बनेगा मेरा, तो मुझे 10,000 से ज्यादा टैक्स बनेगा, तो मुझे टैक्स, एडवांस टैक्स की लायबिलिटी बनती है मेरी। तो वो मेरे को अपना सितंबर में, दिसंबर में, मार्च में तीनों बार कैलकुलेट करना है कि हाँ यार मेरी और इनकम है और वहां टीडीएस नहीं कट रहा है। जैसे फॉरेन में कई बार हमारा टीडीएस नहीं कटता है, लेकिन मेरे को फॉरेन से इनकम आती है, या यहाँ पर मेरे को 50,000 से कम कोई इनकम मिली और उसमें टैक्स नहीं काटा उसने, ठीक है कि उसको नहीं काटना है, लेकिन मेरी तो इनकम है और मैं ऑलरेडी पहले से ही कमा रहा हूँ, या मेरे पास एफडी की इनकम भी आ रही है, या मेरे पास रेंटल इनकम भी है। मुझे सारी इनकम जोड़नी है। एक साल में हर इनकम को क्लब करके जितना टैक्स आएगा, चाहे आपकी सैलरी की हो, चाहे आपकी शेयर्स की हो, कैपिटल गेन हो, वो सब इनकम, रेंटल, डिविडेंड, रिटर्न तो एक ही जाएगी एक पैन नंबर की एक साल में। तो उसमें एक के ऊपर 100 इनकम है तो 100 भी एक ही में आएंगी। तो इसलिए वो अपनी सब जगह की इनकम को चेक कर लें कहाँ कहाँ है। और ये भी ध्यान रखें कि बैंक में आना जरूरी नहीं है, टैक्स अक्रूवल पे लग जाता है। बिल्कुल सही बात है कि इसलिए आपको ध्यान रखिए, और जो भी जब भी ज़रूरत पड़े, अगर वहाँ पे कटौती नहीं हो रही है और टैक्सेबल इनकम हो गई है, तो एडवांस टैक्स पेमेंट का भी ऑप्शन इनकम टैक्स की वेबसाइट पे रहता है, incometax.gov.in पे, तो वो भी आप जाके कर सकते हैं। जाते जाते क्या मंत्र है, टैक्स मंत्र क्या देके जाएंगे, क्योंकि ये सीजन काफ़ी क्रूशियल है। कि मैंने सब कुछ ठीक किया, और हमने ऐसे कभी कभार जब इतनी हजारों में रिटर्न फाइल करते हैं तो कुछ ऐसे यूनिक केस आ जाते हैं कि हमें भी उनपे थोड़ी एम्पैथी, थोड़ी दया सी, थोड़ी सी उनके साथ हो जाती है, सहानुभूति कि इसके साथ गलत हो गया। पर वो गलती से हम सबको सीखने के लिए मैं वो आपको बता रहा हूँ कि किसी लेडी ने अपनी रिटर्न फाइल करने से पहले सब सलाह ली और सारी इन्वेस्टमेंट भी की, समय पर की, और वो ओल्ड रिजीम जैसे हम सलाह देते हैं उन्होंने वो भी फॉलो किया। शी डिड एवरीथिंग, बहुत अच्छे क्वालिफाइड थे, और उन्होंने वो ओल्ड रिजिम में रिटर्न टाइम पर भी फाइल की है। तो यहाँ तक कोई गलती नहीं है। अगर मैं एज एन एक्सपर्ट जो उनको सलाह दूंगा, उन्होंने ए टू जेड करते चले गए, जेड से थोड़ा पहले एक्स वाई तक, और उन्होंने अपनी रिटर्न फाइल करके सिर्फ अपनी जो ओल्ड रिजिम में रिटर्न फाइल की, तो मतलब ओल्ड में की, जबकि वहां पे न्यू होता है वो भी ठीक कर दिया, लेकिन ई वेरीफाई करना भूल गए और 30 दिन निकल गए। अब जब ई वेरीफाई नहीं की तो वो रिटर्न नॉट फाइल्ड है। अब ऐसे में जब डिपार्टमेंट ने नोटिस दिया तो उसने न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से टैक्स लायबिलिटी बनाई, क्योंकि 31 जुलाई के बाद जब आप फाइल करते हो या ई वेरीफाई करना भूल जाते हो तो वो रिटर्न फाइल नहीं मानी जाएगी, और जब डिपार्टमेंट टैक्स लगाएगा उनकी सारी इन्वेस्टमेंट को जीरो मान लिया, उनका एटीसी वगैरह सब जीरो हो गया। तो इसलिए, और सेल्फ ऑक्यूपाइड इंटरेस्ट जो था वो भी जीरो हो गया। न्यू टैक्स में उनकी लाखों रुपए की डिमांड बन गई। सिर्फ ई वेरीफाई करना, जो लास्ट कहते हैं ना, उस कदम को भी, जैसे रिकंसिलेशन ऑफ ऑल इनकम एंड टिल ई वेरीफाई, अब तो साथ साथ ही वेरीफाई कर देना चाहिए। ये बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए पूरी तरीके से, ध्यान से आप समझ बूझ के भरें, और एक्सपर्ट की राय लें। टैक्स एक्सपर्ट है, समय रहते भरेंगे तो आपको आराम से कंसल्टिंग फीस भी उनकी कम होगी और आपको भी सहूलियत होगी, किसी तरह की दिक्कत भी नहीं आएगी। और सुधीर कौशिक जी जैसे बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो आपको गाइड करने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। किसी ने एक कहीं मीटिंग में सवाल कर दिया था कि इनकम टैक्स में और क्या बदलाव हो रहा है, तो मुझे एक पुराना गाना याद आ गया था। मैं थोड़ा बॉलीवुड सॉन्ग्स का वो हूँ,
लाख छुपाओ छुप न सकेगा, भेद हो कितना गहरा, असली बात बता देता है इनकम टैक्स का चेहरा। तो अब आपका जो नहीं पता वो इनकम टैक्स को सब पता है, तो प्लीज उसको रिकंसाइल करें और किसी से पूछ लें। अब आप बचने वाले लोगों में नहीं है। 9 करोड़ लोग हो गए, ये 3 करोड़ लोग थे पहले फाइल करने वाले। तो डिपार्टमेंट के पास टैक्स पेयर और टैक्स 7 लाख करोड़ की इनकम से 21 लाख करोड़ पे पहुंच गए हैं। 3 गुना हो चुका है 12 साल में, मोदी जी जब शुरू हुए थे। तो वो छोड़ेंगे नहीं अगले 12 साल। ये जो 9 करोड़ है ये 18-20 करोड़ होगा, ये पकड़ लेंगे। लोगों को इधर उधर ढूंढ ढूंढ के ला रहे हैं तो पकड़ा जाएगा। अभी एग्रीकल्चर में कुछ लोग हैं जो इग्नोर कर रहे हैं, उनकी इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 लाख से ज्यादा है और वो मैंडेटरी रिटर्न फाइलिंग है क्योंकि ट्यूबवेल चलता है और उनकी एफडी की इनकम भी ज्यादा होगी, तो वो फंस जाएंगे बेचारे। अभी वो बेचारे इसलिए क्योंकि उनको पता नहीं है, पर इनकम है तो टैक्सेबल है। बिल्कुल सही बात है। तो बस सारी चीज़ें अब की नज़र में है इनकम टैक्स, जो नज़र आप नहीं रख पा रहे हैं वो सरकार रख रही है, इनकम टैक्स विभाग रख रही है। इसलिए तैयार रहे और साथ साथ जितना भी कोशिश हो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स एक्सपर्ट की मदद ले और कंप्लायंट रहे, यही सबसे गोल्डन रूल यही है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सर आपका, आपने वक्त निकाला, दर्शकों को गाइड किया और इस सीज़न में गाइड किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद धन्यवाद। चलिए इसी नोट पर इस शो को यही खत्म करेंगे और बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए बिजनेस 24 टीवी के साथ। नमस्कार।